आप सभी। आज बेटा हम न्यू यूनिट लेकर आए हैं क्लास 11th की, जिसका नेम है इक्विलिब्रियम और ये आपकी है यूनिट 7। ठीक है, सबसे पहले बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखो, ये एक ऐसी प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच terms like concentration, temperature and pressure remains constant। ठीक है, एक ऐसी प्रोसेस बेटा जिसमें क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, वो क्या है, कांस्टेंट है। उसको आप क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम। जैसे मैंने आपको कहा कि जो A है वो क्या है, रिएक्टेंट है। ठीक है, और वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा, प्रोडक्ट के अंदर। B हमारा क्या है, प्रोडक्ट। तो आप जब इस टाइप की रिएक्शन लिखते हो जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो एक सिंगल एरो दिखाते हैं। तो ये रिएक्शन कौन सी है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, अगर बेटा जो प्रोडक्ट है वो वापस किस में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट के अंदर, तो आप एक डबल एरो यूज करते हो। और ये एरो जो है बेटा, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो A है वो B में कन्वर्ट हुआ, देन B A में कन्वर्ट हुआ। तो जब ये प्रोसेस हुई तो यहाँ पर कंसंट्रेशन दोनों की क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, सेम टेम्परेचर पर, सेम प्रेशर पर। ठीक है, तो उसी को आप क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम। अब देखो बेटा, इस प्रोसेस में अगर क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है, ओनली फिजिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज का मतलब उसकी स्टेट चेंज हो रही है। सिर्फ जो रिएक्टेंट आपने लिया है, जो सिस्टम आपने लिया है, उसके अंदर क्या बेटा, ओनली क्या हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है, तो उसका फिजिकल चेंज बोलते हो। जिसमें जिस प्रोसेस में फिजिकल चेंज होगा उसको आप क्या बोलोगे, फिजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर बेटा प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा हो, केमिकल चेंज हो रहा हो, केमिकल चेंज का मतलब न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के अंदर या उस प्रोसेस के अंदर, तो आप उसको क्या बोलोगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसमें बेटा आपको ध्यान रखना है क्या रहेगा, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर की जो टर्म है तीनों एक साथ नहीं। ठीक है, लेकिन ये क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेंगी। तो आपके पास ये दो इक्विलिब्रियम आते हैं, फिजिकल और केमिकल। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे कि फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, देन हम देखेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या। ठीक है, तो फर्स्ट आता है आपका फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल में बेटा फिजिकल स्टेट आपको याद है अच्छे से, क्या थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, इन्हीं का इंटरकन्वर्टेबल हमें देखना है, बस सिंपल। तो फिजिकल चेंज में सबसे, या फिजिकल जो इक्विलिब्रियम है, इसके अंदर सबसे फर्स्ट जो आता है वो आता है बेटा सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। इस केस में होगा क्या बेटा, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड के अंदर। मैंने क्या किया कि एक कंटेनर लिया है, ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर मैंने यहाँ पर वाटर फिलअप किया, ये है वाटर, एंड बेटा कुछ आइस क्यूब्स भी इसके अंदर डाल दी, ये है आइस। ठीक है, और मैंने यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो रखा है 0 डिग्री सेल्सियस, कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं हो रहा है। हमें इसी कंडीशन पे कुछ चेंजमेंट देखना है। आप देखो बेटा, जो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इस पर वाटर जो है वो फ्रीज आउट भी हो सकता है ना, और जो आइस क्यूब है वो भी क्या हो सकती है, मेल्ट होके किसमें कन्वर्ट हो सकती है, वाटर के अंदर। तो यहाँ पर बेटा इस केस के अंदर क्या होगा, जितना वाटर, जो वाटर की जो अमाउंट है वो फ्रीज आउट हो रही है, ठीक है, एंड जो आइस क्यूब्स है उसकी जो अमाउंट है वो किसमें चेंज हो रही है, वाटर के अंदर, लिक्विड के अंदर, या कह रहे मेल्ट हो रही है। तो दोनों की अमाउंट क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इस केस के अंदर बेटा होता क्या है,
कि जो रेट ऑफ मेल्टिंग है, मेल्टिंग हम मतलब कि आइस किस में चेंज हो रहा है, वाटर के अंदर, एंड जो वाटर आइस के अंदर चेंज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग। तो रेट ऑफ जो मेल्टिंग है वो बेटा किसके इक्वल होगी, रेट ऑफ फ्रीजिंग के। इसका मतलब वहां पर क्या आ गया है, इक्विलिब्रियम। अगर दोनों रेट क्या हो गई, इक्वल हो गई, तो वहां पर आपके पास इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई है। दैट मीन्स वो क्या होगा, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि जो H2O है वो किस फॉर्म में है, सॉलिड के अंदर, और वो मेल्ट होकर किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा, H2O लिक्विड के अंदर। ठीक है, ये एक चेंजमेंट आ गया। अब काम है फ्रीजिंग, दैट मीन्स लिक्विड अगेन किस में हो रहा है, सॉलिड के अंदर चेंज। तो आप डबल एरो से रिप्रेजेंट करोगे, कभी भी सिंगल से रिप्रेजेंट नहीं करोगे। और यही क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्लियर है? तो यहाँ पर था फर्स्ट सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। सेकेंड जो आपका आता है वो आता है बेटा लिक्विड वेपर। ठीक है, ये समझ आ गया। इसी की तरह ही है सेम चीज सेकेंड लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होगा, देखो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में आपको दिख रहा होगा लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वेपर के अंदर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर एक कंटेनर लिया। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर क्या फिलिप है, लिक्विड फॉर्म है, दैट मीन्स वाटर है। आपने इसको क्या किया, हीट किया। जैसे ही हीट करते हैं ये वाटर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके यहाँ सपोज वेपर्स बन गई है, ये क्या है, वेपर्स। और जब ये वेपर्स कूल डाउन होंगी, कंडेंस होगी, तो वापस किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, वाटर के अंदर। ठीक है, दैट मीन्स सबसे पहले वाटर किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वेपर्स में, फिर कंडेंस होके वेपर्स अगेन किसमें कन्वर्ट हो रही है, वाटर के अंदर। तो अगर हम ये कहें कि जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो कन्वर्ट हो रही है वेपर्स में, वही अमाउंट ऑफ वेपर्स किसमें कन्वर्ट हो रही है, अगेन वाटर के अंदर, तो वहां पर कौन सी कंडीशन आ जाएगी, इक्विलिब्रियम। यहाँ पर प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, क्योंकि आप टेम्परेचर कंटिन्यूअसली अगर देते ही रहोगे, इंक्रीज ही करते रहोगे, तो बेटा वेपर्स वाटर में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर होगा क्या बेटा, देखो जो रेट है किसकी, वाटर जब वेपर्स में कन्वर्ट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। तो रेट ऑफ जो वेपराइजेशन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वेपर्स अगेन वाटर में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड जब गैसेस जब वापस लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो यहाँ पर हम कहेंगे रेट ऑफ कंडेंसेशन। अगर ये दोनों इक्वल हो जाती हैं रेट्स, दैट मीन्स वो क्या आ गया, इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि H2O जो लिक्विड है फर्स्टली किसमें कन्वर्ट हुआ, H2O गैस के अंदर या वेपर्स के अंदर, देन ये वेपर्स अगेन कंडेंस होके किसमें कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड के अंदर। तो ये आपका क्या आ गया, इक्विलिब्रियम। क्लियर? अब ये था सेकंड। थर्ड हम देखते हैं। थर्ड देखो आपने पढ़ा हुआ है, सब्लिमेशन प्रोसेस पढ़ा हुआ है ना, एंड डी सब्लिमेशन प्रोसेस में पढ़ा हुआ है। तो थर्ड हम डिस्कस करेंगे सब्लिमेशन और डी सब्लिमेशन में, या फिर हम कहें क्या है थर्ड आपका, सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसमें हम क्या कह रहे हैं, इसमें हम कह रहे हैं कि हमने क्या लिया हुआ है, एक सॉलिड लिया हुआ है। जैसे मैं बात करूं कि आपके पास यहाँ पर एक कंटेनर है, ठीक है,
उसको आपने क्या किया है यहाँ पर, जैसे हम एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, क्या कि यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, चाइना डिश, ठीक है, और इस चाइना डिश के अंदर हमने क्या लिया है, कैम्फर। कैम्फर लिया आपने। अब आप ये देखोगे कि ये एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर पर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स के अंदर, ठीक है। अब एक प्रोसेस तो हमने देख ली। अगर बेटा ये आपने ओपन छोड़ दिया तो आपको सिर्फ एक ही प्रोसेस मिलेगी, इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपने इसको क्लोज किया है तो इसके वेपर्स यहाँ कलेक्ट हो जाएंगे, मतलब ये था सॉलिड पार्ट, और अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया, वेपर्स के अंदर, ठीक है। तो ये वेपर्स जो है वो वापस से किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड के अंदर। अगर आप इसको क्या कर लेते हो, कलेक्ट करके, और अगर दूसरी चाइना डिश के अंदर रख देते हो, कलेक्ट कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो इसको क्लोज की बजाय फिर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर ऊपर जो फनल होती है ना वो यूज कर देते हो, यहाँ क्लोज कर देते हैं, तो जो ये वेपर से इस फनल की वॉल पर कलेक्ट हो जाती है, और इस फनल को हमने उठाया दूसरे चाइना डिश के ऊपर रखा, और थोड़े टाइम बाद देखेंगे कि जो फनल है उसकी वॉल पे एक सॉलिड पार्ट की लेयर इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। उसको हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट आउट कर लेते हैं, तो वापस वो किसमें कन्वर्ट हो गया, सॉलिड के अंदर। तो दैट मीन्स जो यहाँ पर क्या था, सब्लिमेशन जो प्रोसेस थी एंड जो डी सब्लिमेशन प्रोसेस थी, दोनों की रेट क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम कंटेन करेगी, अगर इक्वल हो जाती है तो, ठीक है। दैट मीन्स हम ये कहेंगे कि जो रेट ऑफ सब्लिमेशन है वो किसके इक्वल हो जाए, रेट ऑफ डी सब्लिमेशन। डी सब्लिमेशन का मतलब क्या है कि जो वेपर से अगेन किसमें कन्वर्ट हो रही है, सॉलिड के अंदर, डी सब्लिमेशन, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा इसमें अगर एग्जांपल की बात करें तो देखो मैंने अभी बोला जो कैम्फर है वो सॉलिड फॉर्म के अंदर है, ठीक है, वो पहले किसमें कन्वर्ट होगा, वेपर्स के अंदर, और ये वेपर्स अगेन किसमें कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड के अंदर, कैम्फर के ही वेपर्स रहेंगे ये, ठीक है। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है अगर दोनों की रेट इक्वल हुई तो, दैट मीन्स कंसंट्रेशन इक्वल हुई तो। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बोलूं आयोडीन, आयोडीन सॉलिड फॉर्म में होता है, उसको आप हीट करोगे, क्या होगा यहाँ पर भी प्रेशर की जो टर्म है वो क्या है, कांस्टेंट है, प्रेशर टेम्परेचर की। तो यहाँ पर बेटा आयोडीन जो है वो गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे यहाँ पर जो कैम्फर गैसेस में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। नैप्थलीन जो होता है वो भी ऐसे ही, तो आपको ये एग्जाम्पल याद रखने, जैसे अमोनियम क्लोराइड है वो भी चेंज हो जाता है सॉलिड से वेपर्स, वेपर से अगेन किसमें आ जाता है, सॉलिड, ठीक है। तो सब्लिमेशन और डीसब्लिमेशन की रेट्स जो अगर इक्वल हो जाती है तो वो इक्विलिब्रियम को अटेन करेगा, उसको आप क्या बोलोगे, सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। क्लियर ये थी। अब बेटा जो फोर्थ है वो इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान भी रखना है। आप क्या करते हो, सॉलिड को किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करके एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको बहुत सारी टर्म्स मिलती हैं, देखो वो कौन कौन सी टर्म मिलती है। तो फोर्थ आता है सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम, ठीक है। आपने क्या किया, आपने वाटर लिया, ये आपके पास वाटर है, ठीक है, और आपने यहां से बेटा क्या की, शुगर ऐड की, ये क्या है, शुगर। आप शुगर ऐड करते जाते हो वाटर के अंदर, ठीक है, तो आपको एक सॉल्यूशन मिलता है शुगर और वाटर का, यहाँ के शुगर सॉल्यूशन बोल सकते हैं उसको। तो जो शुगर है वो जब आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो शुगर है वो डिसॉल्व होना बंद हो जाती है, वो और डिसॉल्व नहीं होगी, तो उस पार्ट को आप क्या बोलते हो, सैचुरेशन, ठीक है। सैचुरेशन का मतलब क्या है,
सैचुरेशन का मतलब ये है कि नो मोर सॉल्यूट आर डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, और ज्यादा सॉल्यूट हम डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और उस टर्म को आप सैचुरेशन बोल सकते हैं, ठीक है। आप देखो हम पर्टिकुलर जो शुगर है वो ऐड करते जा रहे, तो जो डिसॉल्व हो गई वो ठीक है, और जो डिसॉल्व नहीं होगी आफ्टर दैट सैचुरेशन क्या होगा, यहाँ पर बॉटम में शुगर कलेक्ट होने लग जाती है। दैट मीन्स ये अनडिसॉल्व है, डिसॉल्व नहीं हुई है। तो कोई भी सॉल्यूट अगर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, वो बॉटम में कलेक्ट हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा अगर शुगर के पार्टिकल्स डिसॉल्व होते हैं किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर या वाटर के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन, ठीक है। और अगर वो डिसॉल्व नहीं होते हैं तो बॉटम में कलेक्ट हो जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। तो बेटा अगर डिसोल्यूशन और प्रेसिपिटेट की रेट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उसको आप क्या बोलोगे, सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। क्या होता है कि कुछ टाइम बाद ये जो प्रेसिपिटेट है, इसके जो अपर वाले पार्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल यहाँ पर बहुत सारे कलेक्ट हो गए, तो अपर पार्ट थोड़े बहुत डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, तो वो डिसोल्यूशन हो गया, डिसॉल्व हो रहा है। बट जो पार्टिकल डिसॉल्व नहीं हो रहा वो क्या है, प्रेसिपिटेट है। तो इन दोनों की अगर रेट इक्वल हुई तो इक्विलिब्रियम आ गया। तो हम ये कह सकते हैं क्या, कि जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन है वो किसके इक्वल आ जाए, रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन के। दैट मीन्स क्या आ गया है, इक्विलिब्रियम आ गया है। क्लियर है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखो बेटा आपने सॉलिड सॉल्यूशन बनाया है, ऐसे ही बेटा गैसेस का भी सॉल्यूशन होता है। लिक्विड के अंदर गैस को भी मिक्स किया जाता है, तो उस केस के अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और एग्जाम्पल आप सभी को पता भी है। यहाँ पर आप गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम पढ़ोगे लास्ट, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा कि आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, सभी बच्चे है ना, बड़े भी पीते हैं, बच्चे भी पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक में होता क्या है बेटा, आपको पता है कि जो लिक्विड है उसके अंदर क्या होती है, साथ में गैस। क्या ये गैस आप बोतल ओपन करते हो तब भी लिक्विड के अंदर है या रिलीज हो जाती है? बहुत सिंपल है बेटा, जब आप बोतल को ओपन करते हो तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है। वो साउंड क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड प्रोड्यूस क्यों हो रहा है, दैट मीन्स उसमें से गैस क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। क्योंकि बेटा हाईली प्रेशराइज करके उस गैस को लिक्विड के अंदर सॉल्यूबल किया जाता है। अगर आपने प्रेशर क्या कर दिया, कम कर दिया, इसका मतलब वो सॉल्यूबल नहीं होगी, वो सॉल्यूबल नहीं होगी तो वो वहां से रिलीज हो जाएगी, सेपरेट आउट हो जाएगी लिक्विड से, ठीक है। तो जब आप क्या करते हो, बोतल का ढक्कन ओपन करते हो बेटा, तो वहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और प्रेशर कम हुआ, जो गैस पार्टिकल्स है वो लिक्विड से रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, जब गैस को लिक्विड के अंदर क्या किया जाता है, डिसॉल्व किया जाता है, एंड लिक्विड से जब गैस सेपरेट आउट होती है, अगर दोनों की रेट्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो वहां पर क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है, ठीक है। और बेटा यहाँ पर जो गैसेस होते हैं उनको लिक्विड के अंदर सॉल्यूबल करने के लिए एक लॉ आता है, हेनरी लॉ, ठीक है। ये क्या कहता है, हेनरी ये कहता है कि जितने भी गैसेस होती हैं इनका कुछ ना कुछ क्या होता है बेटा, मास होता है। एम का मतलब है मास, ठीक है। इनका जो मास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर के। कौन सा प्रेशर, जो गैसेस पार्टिकल लिक्विड के ऊपर एक्सर्ट करते हैं, उस प्रेशर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना ज्यादा मास होगा प्रेशर भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। और प्रेशर ज्यादा है तो इट मीन्स क्लोज वेसल्स की बात हो रही है, तो गैसेस
सॉल्यूशन बनाएंगी लिक्विड के साथ, या हम कहें कि गैस सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। अगर प्रेशर ज्यादा हुआ, प्रेशर कम हुआ, या हम कहें प्रेशर कम होगा जब आपने ओपन वेसल ली है। और बेटा अगर ओपन वेसल्स ली तो कभी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन आपके पास नहीं आएगी। क्लियर है? तो ये हो गया आपका फिजिकल इक्विलिब्रियम। अब हमने जो ओवरऑल रिजल्ट देखना है, या हमने अभी जो डिस्कशन किया उसमें फिजिकल इक्विलिब्रियम की क्या प्रॉपर्टीज निकल के आए या फिर क्या कैरेक्टरिस्टिक निकल के आए वो देखना है, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम, राइट। देखो कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं। सबसे फर्स्ट हमारे पास निकल के आया कि जो इक्विलिब्रियम होता है ये कब अटेन होगा, यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम जो कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन किसकी, आपके पास जो फेजेस देखे थे ना, या हम कहें कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट थी उनकी क्या थी, इक्वल थी। यहाँ हम कंसंट्रेशन की टर्म नहीं देख रहे हैं तो टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट था। तो अभी आप ये कह सकते हो, क्योंकि अभी हमने कंसंट्रेशन कम डिस्कस किया, हमने फेज ट्रांजिशन में हमने डिस्कस क्या किया कि टेम्परेचर प्रेशर क्या था, कांस्टेंट था। बट इक्विलिब्रियम हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर एंड जो प्रेशर है वो क्या है, कांस्टेंट। अगर आप कंसंट्रेशन नहीं, क्योंकि कंसंट्रेशन की अभी हमने बात नहीं की है, वो हम केमिकल के अंदर करेंगे। सेकेंड हम ये कह सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा, बहुत सिंपल, आपने रिएक्शन देखी कि फॉरवर्ड में भी हो रही है और बैकवर्ड में भी हो रही है। तो रिएक्शन या फिर हमने फेज ट्रांजिशन क्या हो रहा था, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। तो हम ये कह सकते हैं कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड होती है, ठीक है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है दैट मीन्स इक्विलिब्रियम जो होगा वो क्या होगा, डायनेमिक नेचर का होता है, ठीक है। डायनेमिक नेचर का मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन इन्वॉल्व होगी, दोनों होगी, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में नहीं हो सकता। थर्ड, गैसेस के लिए बेटा हम क्या कहते हैं कि इक्विलिब्रियम जो है वो कब अटेन होगा, ओनली इन क्लोज वेसल, ठीक है। अगर बेटा आपने क्या लिया है, ओपन वेसल ली है, तो वहां पर इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होगा। क्लियर है? तो अभी तक हमने ये डिस्कस कर लिया फिजिकल इक्विलिब्रियम में जो आपको ध्यान रखना है। फेज जब ट्रांजिशन होती है तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड भी होगी, इसका मतलब इक्विलिब्रियम डायनेमिक नेचर है। टेम्परेचर प्रेशर भी वहां पर क्या था, कांस्टेंट था। एंड बेटा क्या था, जो गैसेस पार्टिकल्स है अगर उनका सॉल्यूशन बनाए या उनकी रिएक्शंस देखें हम फिजिकल चेंजेस में, तो उसमें क्या होता है, क्लोज वेसल के अंदर ही इक्विलिब्रियम आता है, ओपन के अंदर नहीं, ठीक है। तो ये था फिजिकल इक्विलिब्रियम में कैरेक्टरिस्टिक। अब आता है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, देखो आपको क्या कर रहे हैं, केमिकल में हम कहते हैं क्या होता है, न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है ना। जैसे कि मैंने आपसे बोला केमिकल इक्विलिब्रियम में हम एग्जांपल लेंगे, लेकिन उससे पहले हम दो प्रोसेस डिस्कस कर लेते हैं। एक तो होती है बेटा रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, और एक होती है सेकंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है वो क्या होती है, बोथ डायरेक्शन, ये दोनों डायरेक्शन के अंदर होती है। बोथ डायरेक्शन का मतलब फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। एंड इरिवर्सिबल ओनली वन डायरेक्शन में होती है, ठीक है। और जिसमें ओनली वन डायरेक्शन हो वो वहां कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आता, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे कि N2 है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके NH3 में। तो बेटा यहाँ पर NH3 अगेन किसमें कन्वर्ट हो सकता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के अंदर, ठीक है।
तो यहाँ पर अमोनिया वापस कन्वर्ट हुआ, दैट मीन्स ये कंडीशन कौन सी आ गई, इक्विलिब्रियम। बट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ जैसे कि NaOH बेस है, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है, NaCl सॉल्ट प्लस वाटर मॉलिक्यूल, तो ये दोनों कंबाइन होके वापस इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं, ओनली वन डायरेक्शन। तो इक्विलिब्रियम किस में आया, रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर हम ये देखेंगे कि केमिकल जो इक्विलिब्रियम है इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं। देखो फर्स्ट, वापस से डायनेमिक नेचर किसका, इक्विलिब्रियम का। क्यों, देखो इसके अंदर फॉरवर्ड भी रिएक्शन हो रही है और बैकवर्ड भी रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब क्या है, डायनेमिक नेचर। और एक चीज हो बेटा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होके अमोनिया बनाएंगे तो इनकी कंसंट्रेशन क्या होने लग जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है, अमोनिया की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लग जाती है। ठीक है, तो जब जैसे जैसे अमोनिया की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है देन क्या होगा, ये वापस से किसमें कन्वर्ट होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अंदर। वो जब तक कन्वर्ट होता रहेगा जब तक इन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। जैसे ही कंसंट्रेशन दोनों की इक्वल हुई रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी और हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम। तो सेकंड हम कह सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम जो कंसंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट है वो किसके इक्वल हो जाती है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल हो जाती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बताएंगे, देखो बेटा इसके अंदर अगर हम डिस्कस करें कि जो इक्विलिब्रियम है वो कब आती है, आपने दोनों क्या ली है, गैसेस ली है। ठीक है, अगर आपने क्या किया, ओपन कंटेनर ले लिया, सेम वही चीजें फिजिकल के अंदर पड़ी थी, अगर आपने ओपन कंटेनर ले लिया तो अमोनिया क्या हो जाएगी, एनवायरमेंट में चली जाएगी। अब आप अमोनिया कहाँ से लाओगे वापस इसको कन्वर्ट करने के लिए, नहीं ना, नहीं ला सकते। दैट मीन्स आपके पास इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब आपके पास सिस्टम क्या होगा, क्लोज होगा। तो इक्विलिब्रियम हमेशा अटेन कब होगा, जब आपके पास क्लोज सिस्टम होगा, तभी इक्विलिब्रियम आएगा। कौन सा, केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ, देखो बेटा जो टेम्परेचर होता है उस पे इक्विलिब्रियम, अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हो तो इक्विलिब्रियम क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्विलिब्रियम भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इक्विलिब्रियम विल बी कांस्टेंट। ठीक है, अगर आपने बेटा टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा, या तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। इसका मतलब इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा या तो फॉरवर्ड में या फिर बैकवर्ड में, वहां आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है जब आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे तभी इक्विलिब्रियम आएगा, अदरवाइज इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट है बेटा फिफ्थ पॉइंट, वो क्या है, अगर आप इस रिएक्शन में कोई कैटलिस्ट डालते हैं तो बेटा वो कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता है। कैटलिस्ट कभी भी केमिकल रिएक्शन को भी अफेक्ट नहीं करता, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने का काम करता है, रेट्स को बढ़ाने का काम करता है। दैट मीन्स रिएक्टेंट फटाफट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, इसीलिए जो कैटलिस्ट होता है उसका किसी भी प्रकार का या किसी भी टाइप का इफेक्ट नहीं पड़ता है किस पे, इक्विलिब्रियम पे। तो हम कहेंगे कैटलिस्ट डू नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये था बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक। कल हम कुछ नए टॉपिक्स लेकर आएंगे। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। कल मिलते हैं बेटा, टेक केयर।